So now we are starting with the most important theory in perquisite. बाद में आप लिखोगे, सिर्फ समझो, कंपनी से आपको रहने एक घर मिला, दैट इज हाउस अकोमोडेशन. कंपनी ने आपको एचआरए पे किया, हाउस रेंट. वहां पर घर नहीं दे रही कंपनी, पैसे दे रही है. फिर आपका घर हो या ना हो, हर महीने फिक्स अमाउंट मिलेगा रेंट भरने के लिए, दैट इज एचआरए. उसके रूल्स रेगुलेशन क्या है वो हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ लिए. आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि अगर कंपनी ने आपको रहने के लिए घर दिया है, कंपनी ने आपको रहने के लिए, तो इस घर का टैक्सेबल अमाउंट कैसे डिटरमाइन किया जाएगा. तो चलो सबसे पहले फील करते हैं. इमेजिन करो तुम्हें कंपनी ने रहने के लिए घर दिया. व्हाट इज योर बेनिफिट इन दिस? व्हाट इज वाव इन दिस? घर खरीदना नहीं पड़ेगा, ओनरशिप नहीं ट्रांसफर किया, रेंट नहीं देना पड़ेगा. द अमाउंट ऑफ रेंट नॉट पेड बाय यू इज एज गुड एज योर इनकम एंड दैट इज टैक्सेबल टू यू. द अमाउंट ऑफ रेंट नॉट पेड बाय यू मींस, अंडरस्टैंड, अगर कंपनी घर नहीं देती तो बड़ा ऑब्वियस आप कहीं ना कहीं भाड़े के घर में रहते. हर महीने आपको क्या पे करना पड़ता? आपका वो रेंट अमाउंट बच गया. इनकम ऑलवेज इनफ्लो होगा तो ही नहीं कंसीडर करना है. अपना खर्चा बच गया इज एज गुड एज इनकम. तो यहां पर क्या खर्चा बच गया, एंड दैट इज इनकम टू यू, दैट इज टैक्सेबल टू यू. बट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, taxable amount will be rent as per government rule. Rent as per, which is also known as license fee determined by the government. License fee determined by the government, and that will be given in the question. एग्जाम में जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको अपना माइंड अप्लाई नहीं करना पड़ा. क्वेश्चन में डायरेक्टली वो दिया होगा. तुम्हें बस इतना याद रखना है कितना टैक्सेबल होगा. रेंट एज पर गवर्नमेंट रूल, रेंट एज पर, शायद एग्जाम में इसी को वर्ड दिया होगा, लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय दी, तो दैट लाइसेंस फी इज अ टैक्सेबल अमाउंट. रेंट को ही लाइसेंस फी के नाम पर बोला जाता है. तो अपने लिए ना ये इंपॉर्टेंट नहीं है. अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इफ एम्प्लॉय इज अ, अब अंडरस्टैंड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय ना अदर एम्प्लॉय, रेलवेज में जो काम करते दे आर, बीएसटी बसेस में जो काम करे दे आर इनकम टैक्स ऑफिसर्स, कस्टम ऑफिसर्स. तो जितनी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंडर जो वर्कर काम करे दे आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय. बट अगर मैं मेरी बात करूं पीडीएलसी, सो पीडीएलसी इज नॉट अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सो आई एम नॉट अ, सो आई एम अ अदर एम्प्लॉय. अब मुझ जैसे लोगों को रहने के लिए घर मिला, then in this type of situation first check the house which is given to the employee is owned by the employer or the house is hired by the employer. जो घर कंपनी ने आपको रहने के लिए दिया है वो बॉस का घर है या भाड़े का घर है. क्वेश्चन पढ़कर पता करो whether the house is, everyone, house is owned by the employer or house is. अब अगर हाउस ओन्ड है, इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, देन हाउ टू डिटरमाइन टैक्सेबल अमाउंट. अंडरस्टैंड, आपके लिए फायदा क्या है यहां पर? रेंट बच गया, ठीक है ना. अब फील करते, इमेजिन करो तुम्हारी सैलरी 20,000 पर मंथ है. तुम्हारी सैलरी 20,000 पर मंथ है. कैच, if your salary is 20,000 per month, if your salary is, how much amount you will spend on rent? Assume you are earning 20,000. वापस आएगा कैच करने को, हाँ तैयार रहना. Everyone, I am asking all of you, imagine your earning income is 20,000. How much amount you will spend on rent? एचआरए के पॉइंट ऑफ व्यू से मत बताना प्लीज, हाँ लॉजिकली सोचना. तुम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचकर बताओ तुम कितना खर्च करोगे. शायद 4, 5, 6,000. समझो तुम्हारी सैलरी बढ़कर 1 लाख रुपए हो गई, तो अभी वही झोपड़पट्टी में रहेंगे, 2-3 हजार पे करेंगे.
शायद आप 10-15-20 हजार रेंट पे कर रहे हैं। मतलब आप रेंट के लिए क्या डिसाइड कर रहे हो? इनकम। अगर इनकम ज्यादा है रेंट भी ज्यादा होगा, इनकम कम विच इज नोन एज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो गवर्नमेंट कह रही है अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस तो मिनिमम 10% अपनी अर्निंग का रेंट पर तो खर्च करेगा ही करेगा। मिनिमम 10% यू विल स्पेंड ऑन रेंट। मतलब अगर 20,000 कमाता है 2,000 तो खर्च करेगा ही। 1,00,000 कमाता है 10,000 खर्च करेगा। क्या तूने ये अमाउंट खर्च किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि कंपनी ने तेरे को घर दे दिया, तो इतना पैसा बच गया। It is as good as income and it is taxable to you. So for you taxable amount will be 10% of your salary. सर HRA में तो 50% बोला था, वहां पर एग्जेम्प्ट अमाउंट निकाल रहे थे, यहां पर टैक्सेबल अमाउंट सिखा रहा हूं। वहां पर गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस क्या था कि मुझे एम्प्लॉइज को हायर अमाउंट का एग्जेम्पशन देना है। तो गवर्नमेंट बोला ज्यादा से ज्यादा तू कितना रेंट पर खर्च करेगा? 50%, जा एग्जेम्पशन दिया उतना। यहां पर गवर्नमेंट एग्जेम्पशन दे रही है, टैक्स ले रही है, तो लोएस्ट फिगर पर टैक्स लिया कि कम से कम अपनी इनकम का 10% तो रेंट पर डिवोट करता ना। अब तूने वो खर्च नहीं किया, इज इक्वल टू योर इनकम। So your taxable amount will be 10% of your salary. तो कोई 50,000 कमा रहा है 5,000 पर मंथ टैक्सेबल, कोई 5 लाख कमा रहा है 50,000। सर ये आप ऐसे बोल रहे हो उसके सैलरी का 10%, बट उसको घर कैसे मिला होगा? तो उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से कंपनी उसको घर भी देती है। माय ब्रदर इज वर्किंग इन एसीसी कंपनी हिमाचल प्रदेश। वहां पर ना कंपनी का पूरा फैक्ट्री है और फैक्ट्री के बाजू में उन्होंने बहुत सारे घर बना दिए। जो किसको दिया है? उनके एम्प्लॉइज को। अब वहां पर ना डायरेक्टर के लिए एक पूरा बंगलो है, लेकिन जो प्यून है, स्टाफ है, उसके लिए छोटा सा क्वार्टर है। सो डिपेंडिंग ऑन द क्लास ऑफ एम्प्लॉय कंपनी उनको रहने के लिए क्या देती है? घर प्रोवाइड करी। पूरा कॉलोनी बनाकर रखा हुआ है, एम्प्लॉइज को दे रहे हैं रहने के लिए घर। तो जो हायर क्लास ऑफ एम्प्लॉय होगा, बट अब इसको बेनिफिट ज्यादा मिला तो उसका टैक्सेबल अमाउंट भी ज्यादा होगा। सो डिपेंडिंग ऑन देयर सैलरी दे हैव टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। सो टैक्सेबल अमाउंट कितना? अब इमेजिन करो एक एम्प्लॉय गांव में रह रहा है, एक एम्प्लॉय शहर में रह रहा है, एक एम्प्लॉय किधर रह रहा है, और एक एम्प्लॉय, तुम अपने आप को कंपेयर करो ना। तुम मुंबई में रहकर इमेजिन करो कंपनी तुमको घर दे रही है, तुम्हारी यहां पर सैलरी 1 लाख रुपए, कोई यूपी में रहकर उसकी भी सैलरी अज्यूम 1 लाख रुपए। अगर दोनों का टैक्सेबल अमाउंट 10% ऑफ सैलरी हो तो किसको प्रॉब्लम? सोचकर बोलना, घाई मत करना, सोचना और फिर बोलना। तुम्हारा टैक्सेबल अमाउंट इज 10% ऑफ सैलरी, दैट इज 10,000। उसका टैक्सेबल अमाउंट 10% ऑफ सैलरी, दैट इज 10,000। तो तकलीफ किसकी होगी? तो यूपी वाले को तकलीफ। वहां पर रेंट कम है, तो जब रेंट कम है मतलब उसको बेनिफिट कम मिला, तो जब उसको बेनिफिट कम मिला तो उसका टैक्स अमाउंट भी कम होना चाहिए। तो यहां पर कह रही है गवर्नमेंट की अगर गांव साइड रहने के लिए घर मिला ना तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी ओनली 5% ऑफ सैलरी। कितना कितना? 5% ऑफ सैलरी, सीधा 50% कर दिया। तुम कभी भी कंपेयर करके देख लो 365 डेज में गांव का रेंट शहर से काफी कम होता, कंपेरेबल ही नहीं है। तो सर अगर कोई एम्प्लॉय ऐसी जगह रह रहा है जो गांव भी नहीं है, शहर भी नहीं है, तो किधर रह रहा है? डेवलपिंग एरिया। एग्जाम्पल नवी मुंबई का एग्जाम्पल लेते हैं। नवी मुंबई इज नो मोर गांव, बट मुंबई जैसा पूरी तरह से अभी तक डेवलप भी नहीं हुआ है, तो वहां का रेंट गांव से ज्यादा होगा, शहर से कम होगा। अब वहां पर किसी को रहने के लिए घर मिला तो लाउडर 7.5। मतलब यहां पर लॉ में 3 रेट दिए गए, 10% और 7.5% और 5% ऑफ सैलरी डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड। अभी गांव शहर बोला, अचानक पॉपुलेशन में कहां से आ गए? अंडरस्टैंड, रेंट का डायरेक्ट कनेक्शन है पॉपुलेशन के साथ।
डिमांड एंड सप्लाई. जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा, घर की डिमांड ज्यादा, घर की डिमांड ज्यादा तो रेंट ज्यादा. पॉपुलेशन कम, डिमांड कम, रेंट कम. आप कभी भी जाओ ना गांव में, देखो ना गांव में पॉपुलेशन कितना कम है, इसके लिए वहां पर रेंटल वैल्यू कम है. और शहर में मुंबई की बात करें तो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, घर की डिमांड बढ़ रही है, इसलिए रेंटल एक्सपेंस बढ़ रहा है. तो गवर्नमेंट ने यहां पर ऐसा रूल बनाया, अगर पॉपुलेशन 15 लाख तक है, इफ द पॉपुलेशन डज नॉट एक्सीड then 5% of salary. If the population is more than 15 lakh, does not exceed 40 lakh, 7.5%. And if the population is more than 40 lakh, then 10% of salary. एग्जाम में अपने को पॉपुलेशन दिया होगा कि आपको जो घर मिला है वो वहां पर पॉपुलेशन क्या है. बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज, always take an assumption that population is more than 40 lakh. Why to take this assumption? We are Indians. In terms of population, we are in crores. अरे हम करोड़ों में खेलते हैं guys, come on. We are 150 plus crore. वो भी जब तक मैंने सिखाया होगा 1-2 करोड़ आ भी गए होंगे. अरे yes or no? So ये assumption करना 40 लाख से कम है, अपने टैलेंट की तौहीन होगी. तो we will assume that population is more than, taxable amount will be 10% of salary. But अगर में पॉपुलेशन दिया तो बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डिसाइड. तो एचआरए वाला इसके साथ कंपेयर करते हैं. एचआरए में मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद 50%. बाकी सबके लिए वहां पर पॉपुलेशन वाला नाटक नहीं है. बट इन केस ऑफ हाउस अकोमोडेशन, चेक द पॉपुलेशन एंड डिसाइड द टैक्सेबल अमाउंट. क्लियर टू एवरीवन? ओके, ये तो हुआ अगर हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर. But if house is hired by employer, if house is, you tell me, taxable amount will be. Everyone, taxable amount will be rent paid by. मैं 2 मिनट के लिए मान रहा हूं कि तुम जो बोल रहे हो अगर यही रूल होता तो पहले समझो इंपैक्ट क्या होगा. ये रूल नहीं है, एग्जैक्टली रूल क्या बता रहा हूं, बट तुमने जो बोला मैंने इसको लिख लिया. चलो इसको ना अप्लाई करते एक सिचुएशन में. से फॉर एग्जांपल देयर आर 2 एम्प्लॉइज वर्किंग इन अ कंपनी, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी. सेकंड लास्ट बेंच, फोकस नहीं है, चलो ध्यान दो इधर. मिस्टर ए मिस्टर बी, अज्यूम 2 एम्प्लॉइज है, दोनों की सैलरी पूरे साल की 12 लाख है. सैलरी कितनी है? कंपनी ने दोनों को रहने के लिए घर दिया है 2 BHK. दोनों को रहने के लिए घर दिया 2 BHK, नरीमन पॉइंट, सी फेसिंग. फर्क सिर्फ इतना है, मिस्टर ए को जो घर मिला है दैट इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर. मिस्टर बी को जो घर मिला है दैट इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉयर. बाकी सेम टाइप का घर, सेम फ्लोर, एवरीथिंग इज सेम, सिर्फ एक ओन्ड है एक हायर्ड है. चलो मिस्टर ए का टैक्सेबल अमाउंट फाइंड आउट करते हैं. टैक्सेबल अमाउंट विल बी 10% ऑफ द सैलरी, तो 12 लाख का 10%. मिस्टर बी का टैक्सेबल अमाउंट कैसे डिटरमाइन करो? तुमने क्या बोला था? 2 मिनट के लिए सोचो. नरीमन पॉइंट, सी फेसिंग, व्हाट विल बी द रेंट पर मंथ फॉर 2 BHK? 2-3 लाख पर मंथ आराम से होगा. हम अपनी औकात में सोचते 50,000 तो होगा, 50,000 तो होगा. एक महीने का 50,000 इंटू 12 करो. Now understand, see the difference. A का टैक्सेबल अमाउंट कितना है? 1,20,000. बी का टैक्सेबल अमाउंट. अब बी जैसे एम्प्लॉय जिनको कंपनी ने कौन सा प्रीमाइसेस दिया है, उनका टैक्स बर्डन बढ़ गया. कंपेयर करते हैं ए और बी, दोनों में से क्या किसी को कोई एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली है? दोनों को सेम टाइप ऑफ फैसिलिटी मिली है, तो दोनों का टैक्सेबल अमाउंट भी सेम होना चाहिए. Why the hell Mr. B should pay more tax to the government when he is getting same type of benefit? क्या मिस्टर बी ने डिमांड किया कि उसको हायर्ड प्रीमाइसेस दो? ये तो कंपनी के पास सफिशिएंट घर नहीं था, इसलिए कंपनी ने कुछ एम्प्लॉय को ओन्ड प्रीमाइसेस दिया, कुछ एम्प्लॉय को हायर्ड प्रीमाइसेस दिया. अब इसमें मिस्टर बी जैसे लोगों की क्या गलती? तो मिस्टर बी जैसे लोगों का टैक्स बर्डन ना बढ़े
इसलिए गवर्नमेंट ने रूल बना दिया 6 लाख विल बी कंपेयर्ड विद 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर. सो 10% ऑफ सैलरी कितना आएगा? सो टैक्सेबल अमाउंट विल बी. अंडरस्टैंड, ऐसा रूल बनाना पड़ेगा, नहीं तो मिस्टर बी जैसे एम्प्लॉय का टैक्स बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा. जब गवर्नमेंट ने यहां पर 10% टैक्स लिया ना तो लोएस्ट फिगर लिया है, जबकि प्रैक्टिकल लाइफ में लोग रेंट इससे कहीं ज्यादा ही भरते हैं. तो जब तुम मिस्टर ए जैसे लोगों को बेनिफिट दे रहे हो उनका टैक्स मिनिमाइज करके, तो मिस्टर बी जैसे एम्प्लॉय का टैक्स क्यों बढ़ा रहे हो? एवरीवन समझ में आ रहा है? हेंस गवर्नमेंट ने रूल क्या बना दिया? दिस रेंट पेड विल बी कंपेयर्ड विद 10% of salary whichever is lower. So in case of owned, either 5 or 7.5 or 10% of salary. But in case of hired, rent paid by employer will be compared with irrespective of the population. मतलब अब पॉपुलेशन 15 लाख भी हुआ ना तो भी 10%, 15 to 40 हुआ तो भी 10. सर लेकिन अभी ये तो फिर इनजस्टिस ही हुआ ना. अरे नहीं बेटा, वहां पर गांव में बाय डिफॉल्ट रेंट पेड ही कम होगा. तो जब रेंट पेड ही कम होगा तो रेंट पेड कंपेयर्ड विद 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर क्या आएगा? तो गवर्नमेंट ने वो सारी प्रोबेबिलिटी देखकर ही रूल बनाया. सो ओन्ड है तो या तो 5 या तो 7.5 या 10% ऑफ सैलरी. हायर्ड है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कंपेयर्ड विद 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज. इज इट क्लियर टू एवरीवन? खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ, मेरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा फिर मैं सारा डाउट लेता हूं. अब इमेजिन करो फुल्ली फर्निश्ड हाउस है. पहले मैं तुमको पूछता हूं, नॉर्मल घर और फुल्ली फर्निश्ड घर दोनों में से किस घर का भाड़ा ज्यादा? सॉरी, ऐसा क्यों? फर्नीचर के साथ मिला है. इमेजिन करो कंपनी ने तेरे को फुल्ली फर्निश्ड घर दिया, घर मिला वाओ, फर्नीचर मिला वाओ, दो बेनिफिट, घर का बेनिफिट भी मिला. तो बच्चों ये जो मैंने अभी रूल पढ़ाया ना ये तो घर का रूल है. इस घर के रेट के साथ ऐड, व्हाट टू ऐड? वैल्यू ऑफ फर्नीचर. हाउ मच? दैट डिपेंड whether furniture is owned by employer or furniture is, if owned 10% per annum depri on, if hired rent paid by employer. अंडरस्टैंड, कोई भी चीज रटनी नहीं है, सिंपल लॉजिक के साथ अपने को आना है. क्या प्रैक्टिकल लाइफ में कंपनी अपने एम्प्लॉय को ऐसा घर देती होगी जिसमें फर्नीचर भी होता होगा? तो अब एम्प्लॉय को दो फैसिलिटी मिल रही है, कंपनी उसको रहने के लिए घर भी दे रही है और उसको फर्नीचर भी प्रोवाइड कर रही है. एक ऐसा एम्प्लॉय जो फर्नीचर खरीद रहा है उसका पर्सनल एसेट्स डेप्रिशिएट हो रहा है, और एक ऐसा एम्प्लॉय जो एसेट्स खरीद ही नहीं रहा है, कंपनी का एसेट्स यूज कर रहा है, उसको फायदा तो मिल रहा है, तो टैक्स बर्डन बढ़ेगा. क्लियर टू एवरीवन? सो घर का वैल्यू प्लस फर्नीचर का वैल्यू, घर का वैल्यू प्लस. अब एम्प्लॉयर ना मिस्टर ए और मिस्टर बी को कह रहे भाई साहब फुकड़ में रहने को नहीं मिलेगा, कंपनी हर महीने आपसे 5,000 रुपए चार्ज करेगी. कंपनी विल चार्ज 5,000 पर मंथ, तो 5,000 into 12, 60,000 एम्प्लॉय पे कर रहे हैं किसको? तो उतने से मेरा बेनिफिट कम हो गया. बेनिफिट कम तो टैक्स भी कम हो जाएगा. मतलब यहां पर माइनस 60,000 हो जाएगा. 5,000 into 12. ऐसा कब करना? when certain amount of rent is paid by employee to the employer. तो ये जो भी आपने रूल पढ़ा ना इसमें से माइनस कर देना. रेंट पेड बाय एम्प्लॉय. कोई भी चीज रटना नहीं है, जितना लॉजिकली याद रखोगे ना उतना तुम्हारे लिए इजी होगा. वरना टैक्स में कितना कितना बहुत कुछ है याद करने के लिए. लॉजिक के साथ याद करोगे बर्डन कम लगेगा. सिर्फ घर मिला तो पहला वाला रूल अप्लाई कर दो, घर भी मिला और तो घर की वैल्यू के साथ फर्नीचर अमाउंट ऐड कर देना. घर मिला, फर्नीचर मिला, हम रेंट भी भर रहे हैं, माइनस कर देना जितना आपने रेंट पे किया. इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? इन केस ऑफ एचआरए सैलरी मीन्स बेसिक सैलरी.
प्लस डीएनएस अलावेंस इन टर्म्स प्लस टर्नओवर कमीशन। वहां पर सिर्फ 3 चीजों को ऐड किया था, यहां पर सैलरी का बहुत बड़ा डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन में एक्सप्लेन करता हूं, पहले इतना लिख लेते हैं। यस, तू कुछ डाउट पूछ रही थी। हाँ बोल, मैं सुन रहा हूं। चलो लिख कर हो गया सबका। नाउ क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय सैलरी? In case of HRA, salary, basic salary plus DNS allowance in terms plus turnover commission. Here, in case of house accommodation, salary means bada bakkam. Salary means bada bakkam. B, basic salary plus D, dearness allowance in terms plus A, all taxable allowances. When I say all taxable allowances, जितने भी अलावेंस फुल्ली टैक्सेबल है वो तो आएगा ही, प्लस ऐसे अलावेंस जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्पशन क्लेम करने के बाद जो बचा हुआ आउटर कॉलम में जाता है वो भी आएगा। एग्जाम्पल सुनो इधर, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस बच्चों कितना एग्जाम 3000 पर मंथ पर चाइल्ड, तो समझो एक बच्चे के लिए 4000 मिला, तो 4000 में से आप कितना एग्जाम करोगे, आउटर कॉलम में कितना जाएगा, दैट 1000 विल कम हियर इन बड़ा बक्कम। टेलीफोन अलावेंस एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल? टेलीफोन अलावेंस, it is telephone bill paid by employer or telephone allowance? Allowance is fully taxable, perquisite is exempt. तुम अगर ये पहचान नहीं पाओगे ना, तुम सैलरी टॉपिक कभी भी राइट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने अलावेंस और परक्विजिट में बकायदा आधा घंटा एक्सप्लेनेशन दिया था, हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ इंफॉर्मेशन इज अलावेंस और परक्विजिट। तो अलावेंस ऑलवेज किस वर्ड से खत्म होगा, और परक्विजिट में पेड बाय एम्प्लॉयर, रीएम्बर्स बाय एम्प्लॉयर, फ्री फैसिलिटी। तो एग्जाम में टेलीफोन अलावेंस है, एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? नाउ दैट टेलीफोन अलावेंस विल कम हियर इन बड़ा बक्कम, इसके टोटल मिलेंगे। तो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस इन टर्म्स प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंस प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस एनी अदर मॉनेटरी इनकम। एनी अदर मॉनेटरी इनकम मतलब ऐसी कोई भी इनकम विच इज रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पैसा मिला, एक्सक्लूडिंग परक्विजिट। परक्विजिट नहीं लेना है, उसको छोड़कर बाकी सब ऐड कर देना है। तो एग्जैक्टली फिर बड़ा बक्कम के मॉनेटरी इनकम में क्या क्या आएगा अभी वो डिक्टेट करूंगा। इससे रिलेटेड मैं टोटल 8 से 10 नोट लिखाने वाला हूं, तो अभी इमीडिएटली खत्म नहीं हो पाएगा। चलो राइट डाउन, सैलरी मीन्स बड़ा बक्कम, हो गया लिखकर? सुनाओ, एक एक करके मैं नोट लिखा रहा हूं, मुझे बताओ डीए नॉट इन टर्म्स। डीए इज एग्जेम्प्ट अलावेंस और टैक्सेबल अलावेंस? डीए नॉट इन टर्म्स, एग्जेम्प्ट अलावेंस और टैक्सेबल अलावेंस? इट इज टैक्सेबल अलावेंस। सो माय क्वेश्चन टू यू बच्चों, ऑल टैक्सेबल अलावेंस में डीए नॉट इन टर्म्स विल कम और नॉट? ऑल टैक्सेबल अलावेंसेज में डीए नॉट इन टर्म्स आएगा या नहीं आएगा एवरीवन? सो डीए नॉट इन टर्म्स नहीं आएगा। अगर डीए नॉट इन टर्म्स मुझे लेना ही होता तो मैं यहां पर डीए बोथ नहीं लिख देता। मुझे ना थोड़ी ना कोई डीए इन टर्म्स से कोई प्यार है कि उसको अलग से लिखकर तुमको बता रहा हूं। वो अलग से लिखकर बताने का पर्पस ही है कि डीए में सिर्फ डीए इन टर्म्स आएगा।
बट फिर भी एग्जाम में तुम ना ऑल टैक्सेबल पर इतना ज्यादा फोकस कर लेते हो कि नॉट इन टर्म्स भी लेकर आ जाते हो. सिंपल याद रखो, इन टर्म्स इन फॉर्मूला, नॉट इन टर्म्स नॉट इन फॉर्मूला. इन टर्म्स, इन टर्म्स, नॉट इन टर्म्स. तो अपने एचआरए वाले फॉर्मूले में भी नहीं आएगा और हाउस अकोमोडेशन में भी नहीं आएगा. राइट डाउन नोट नंबर 1. नोट नंबर 1. while computing बड़ा बक्कम, while computing बड़ा बक्कम कॉमा डीए ब्रैकेट में नॉट इन टर्म्स, डीए नॉट इन टर्म्स ब्रैकेट क्लोज, should be अरे क्या करेंगे. राइट डाउन रेड पेन इग्नोर्ड, रेड पेन से अंडरलाइन डीए नॉट इन टर्म्स, रेड पेन से अंडरलाइन डीए नॉट इन टर्म्स. Okay, now my second question to you. Monetary income. Monetary में monetary perquisite आएगा या नहीं? Monetary perquisite मतलब which is received in terms of money. तो monetary income में monetary perquisite आएगा या नहीं? Everyone नहीं आएगा. इधर मैंने क्लियर कट क्या लिखा है, तो परक्विजिट मॉनेटरी हो या बड़ा बक्कम में नहीं आएगा. राइट डाउन नोट नंबर 2. नोट नंबर 2. while computing बड़ा बक्कम, while computing बड़ा बक्कम कॉमा perquisites ब्रैकेट में वेदर मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, ब्रैकेट क्लोज, शुड बी इग्नोर्ड. Point number 3. Point number 3. बड़ा बक्कम should be computed on रेड पेन से लिखना ड्यू बेसिस. बड़ा बक्कम शुड बी कंप्यूटेड ऑन ड्यू बेसिस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस, अंडरस्टैंड. बच्चों अपना टैक्स ईयर क्या है, 1426 विच विल एंड ऑन 31 मार्च 2027. सोच कर बताना, आप अगर करंट ईयर में भाड़े का घर ढूंढ रहे हो तो रेंटल एक्सपेंस डिसाइड करने के लिए, रेंटल अमाउंट डिसाइड करने के लिए क्या देखोगे, करंट ईयर में कितना कमा रहे हो ये देखोगे, पास्ट में कितना कमाते थे ये देखोगे, फ्यूचर में कितना कमाने वाले हो ये देखोगे. आप क्या देखकर करंट ईयर का एक्सपेंस डिसाइड करोगे. लाउडर. मतलब करंट ईयर में मैं जितना कमा रहा हूं, करंट ईयर में मेरी जितनी इनकम ड्यू हो रही है, अगर मैं इस साल कमा रहा हूं 1,00,000 रुपए पर मंथ, तो मैं उसके हिसाब से मेरा रेंट अमाउंट डिसाइड करूंगा, मेरे पास या मेरे फ्यूचर इनकम को नहीं देखूंगा. तो ये अभी क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, अंडरस्टैंड. कभी कभी एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि हमें पास्ट की इनकम अभी रिसीव्ड हुई, पास्ट की इनकम
रिसीव्ड ही मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी का मतलब क्या बताया मैंने? मॉनेटरी का मतलब क्या बताया? एनी इनकम विच इज रिसीव्ड इन कैश। तो अगर पास्ट की कोई सैलरी अभी मिल गई, एग्जांपल एरियर्स ऑफ सैलरी, एरियर्स ऑफ सैलरी हमने कभी पढ़ा है ये? अ सैलरी विच इज अंडर इस साल का डिस्प्यूट है या पास्ट ईयर का? वो पैसा अभी मिला तो नो डाउट इट इज रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ, बट क्या ये मेरी करंट ईयर की इनकम है? हेंस मेरे बड़ा बक्कम में ये नहीं आएगा। जब तुम सारा अमाउंट ऐड करोगे, बेसिक सैलरी, डीए इंटर्म्स, टर्नओवर, कमीशन, उसमें क्या ऐड नहीं करोगे? एरियर्स ऑफ सैलरी। क्यों? वो करंट ईयर का इनकम नहीं है। ऐसे बच्चों फ्यूचर की सैलरी अभी मिली, एग्जांपल एडवांस सैलरी, नो डाउट इट इज रिसीव्ड इन टर्म्स ऑफ कैश मनी, बट मेरे बड़ा बक्कम में नहीं आएगा। बोनस, ये लास्ट लेक्चर में बोनस एक्सप्लेन किया था। बोनस इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज, बोनस इज टैक्सेबल ओनली इफ इट इज। तो अपने को बोनस मिला फॉर द ईयर 24-25, इस साल का बोनस मिला या 24-25 का? तो ये टैक्सेबल तो होगा बट बड़ा बक्कम में नहीं आएगा। देखो दो अलग अलग चीजें होती है। इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त इनकम फ्रॉम सैलरी में बोनस, इनकम फ्रॉम सैलरी कंप्यूट करते वक्त बोनस आएगा, बट जब बड़ा बक्कम का कैलकुलेशन करोगे फॉर हाउस अकोमोडेशन पर्पस तो 24-25 का बोनस नहीं आएगा। तो कौन सा बोनस आएगा? करंट ईयर का। करंट ईयर क्या है? 26-27 का बोनस आएगा बस। तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपको सोचकर जवाब देना है। बोनस डिक्लेयर फॉर 26-27 ना स्टेटमेंट ऑफ सैलरी में आएगा ना बड़ा बक्कम में आएगा। क्यों? डिक्लेयर हुआ है, ये तो रिसीव्ड ही नहीं हुआ है। बोनस डिक्लेयर फॉर द ईयर 26-27 1 लाख, आउट ऑफ विच 40,000 रिसीव्ड। 40,000 अपने इनकम स्टेटमेंट में भी आएगा और 40,000 बड़ा बक्कम में भी आएगा। बोनस फॉर 23-24 रिसीव्ड इन 26-27 इनकम स्टेटमेंट में आएगा, बड़ा बक्कम में नहीं आएगा। मतलब बड़ा बक्कम में आपको सिर्फ करंट ईयर की इनकम लेनी है। आई होप सो आई एम वेरी क्लियर। पक्का? राइट डाउन। इट मीन्स, नोट नंबर 3 कंटिन्यू लिख रहे हैं हम, ड्यू बेसिस के बाद आगे लिखो। इट मीन्स while computing बड़ा बक्कम, any past years or future years salary should be ignored. For example, क्या क्या एग्जाम्पल बोलो? एरियर्स ऑफ सैलरी, एडवांस सैलरी, एंड रेड पेन पास्ट ईयर्स बोनस, past years bonus, normal pen should be ignored. लॉजिक के साथ याद रखना है, डीए नॉट इन टर्म्स बड़ा बक्कम में, डीए नॉट इन टर्म्स बड़ा बक्कम में नहीं आएगा। इट इज टैक्सेबल अलावेंस बट बड़ा बक्कम में नहीं आएगा। मॉनेटरी परक्विजिट बड़ा बक्कम में नहीं आएगा। बड़ा बक्कम विल बी कंप्यूटेड ऑन ड्यू बेसिस, मतलब वी शुड फोकस ओनली ऑन करंट ईयर्स इनकम। सो एनी पास्ट और फ्यूचर सैलरी रिसीव्ड इन करंट ईयर शुड बी इग्नोर्ड। नोट नंबर 4, नाउ नोट नंबर 4 में एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सोचकर रिप्लाई देना। एट प्रेजेंट ना, एट प्रेजेंट
मैं एनएम कॉलेज में लेक्चर लेकर इनकम कमा रहा हूं, प्लस पीडीएलसी में लेक्चर लेकर इनकम कमा रहा हूं, बट मुझे रहने के लिए घर ना बच्चों पीडीएलसी ने दिया है, तो मेरा बड़ा बक्कम कंप्यूट करते हुए सैलरी किसका लिया जाएगा, एनएम कॉलेज का या पीडीएलसी का या दोनों का कंबाइंड? देखो मुझे सैलरी एनएम भी दे रहा है, मुझे सैलरी पीडीएलसी भी दे रहा है, बट रहने के लिए घर कौन दे रहा है? तो बड़ा बक्कम बड़ा बक्कम बड़ा बक्कम दोनों का लेंगे। क्यों? लॉजिक समझते हैं। इमेजिन करो मुझे पीडीएलसी ने रहने के लिए घर नहीं दिया होता, तो मैं क्या देखकर मेरा रेंट अमाउंट डिटरमाइन करता? माई टोटल इनकम, एंड माई टोटल इनकम मीन्स एनएम प्लस पीडीएलसी। हेंस 10% जब गवर्नमेंट कैलकुलेट करेगी तो 10% ऑफ विच सैलरी? टोटल सैलरी। क्लियर टू एवरीवन? सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई एक एम्प्लॉय एट अ टाइम दो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसे सैलरी दोनों ऑर्गेनाइजेशन से मिल रही है, बट ऑब्वियस दोनों ऑर्गेनाइजेशन से वो घर नहीं लेगा, किसी एक ही ऑर्गेनाइजेशन से घर लेगा, तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 10% ऑफ हिज टोटल सैलरी। राइट डाउन। नोट नंबर 4, while computing बड़ा बक्कम, while computing बड़ा बक्कम, comma salary received from all the employers, red pen, from all the employers, from all the employers should be considered. फ्यूचर में रिवाइज करते वक्त तुमको क्लिक हो ना, तुम पेंसिल से लिख कर रखो ना उधर एनएम प्लस पीडीएलसी, तो तुमको क्लिक होगा कि हाँ सर ने ये एग्जांपल दिया था। पेंसिल से लिख कर रख लो एनएम प्लस पीडीएलसी। अपना टैक्स ईयर 26-27 है। समझो तुमने 30 जून तक कंपनी का घर रहने के लिए यूज किया, उसके बाद तुमने खुद का घर खरीद लिया, हेंस तुम्हारे घर में शिफ्ट हो गए, यू हैव शिफ्टेड टू योर ओन हाउस। तो क्वेश्चन अराइज, बड़ा बक्कम पूरे साल का कंप्यूट किया जाएगा या अप्रैल मई और जून मंथ्स के लिए कैलकुलेट किया? सिचुएशन समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वी बीइंग अ एम्प्लॉय, क्या हम खुद का घर खरीद सकते हैं? एम्प्लॉय खुद का घर कभी खरीद सकता है? खुद का घर, हाँ, तो खरीदने के बाद बट ऑब्वियस फिर वो एम्प्लॉयर के घर में तो नहीं रहेगा, तो ऐसा हो सकता है कि इन बिटवीन द ईयर उसको अपने घर में शिफ्ट होना पड़ा, तो कुछ टाइम वो कंपनी का घर रहने के लिए यूज कर रहा है और कुछ टाइम वो अपने घर में रह रहा है। तो बड़ा बक्कम पूरे 12 महीने का लू या इस एग्जांपल में 3 महीने का? तो जितने मंथ घर ऑक्यूपाई करेगा एम्प्लॉय, उतने मंथ का ही वो टैक्स भरेगा। नॉट नेसेसरी कि बड़ा बक्कम आपको 12 महीने का निकालना है। क्लियर टू एवरीवन? अब कभी कभी ना क्वेश्चन में तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए डेट ऑफ अलॉटमेंट दिया होगा। क्या दिया होगा? डेट ऑफ अलॉटमेंट क्या होता है? इश्यू ऑफ शेयर्स टॉपिक नहीं चल रहा है। कंपनी में क्या होता है, हर एक क्लास ऑफ एम्प्लॉय का घर अलॉटेड होता है। कंपनी के जो डायरेक्टर का बंगलो होगा ना, वो किसको अलॉटेड है? अब जब डायरेक्टर नहीं है तो डज नॉट मीन कोई दूसरा एम्प्लॉय उस घर में जाकर रहने लगेगा, उस घर में ताला लगा रहेगा। तो अभी इमेजिन करो, कंपनी ने 1 अप्रैल 2026 को डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया, बट वो जो डायरेक्टर है उसका ऑलरेडी कहीं घर था या उसने भाड़े पर ले रखा था। कंपनी ने उसको अलॉट कब कर दिया? बट वो अपने घर से यहां पर शिफ्ट हुआ 30 जून को, तो उसने कंपनी का घर यूज करना कब चालू किया?
तो 30 जून के बाद यूज करना चालू किया तो बड़ा भक्कम भी 30 जून के बाद से चालू होगा। अगर क्वेश्चन में डेट ऑफ अलॉटमेंट दिया है तो डेट ऑफ अलॉटमेंट शुड बी इग्नोर्ड। विच डेट शुड बी टेकन? If it is occupied for full year, बड़ा भक्कम will be calculated for full year. If house is occupied only for 4 months, then बड़ा भक्कम। तो एग्जाम में ध्यान से देखना ऑक्यूपाइड कितने मंथ है। राइट डाउन। नोट नंबर 5। नोट नंबर 5। बड़ा भक्कम will be computed, बड़ा भक्कम will be computed only for such period for which house is, red pen, occupied by the employee. House is occupied by the employee. नॉर्मल पेन से आगे। If house is occupied only for 4 months, then बड़ा भक्कम will be computed only for 4 months. ब्रैकेट में लिखो डेट ऑफ अलॉटमेंट शुड बी इग्नोर्ड। डेट ऑफ अलॉटमेंट should be ignored ब्रैकेट क्लोज। इस बड़ा भक्कम में हमने कमीशन वर्ड लिखा है। अगर आपको याद हो एचआरए में मैंने स्पेसिफिकली टर्नओवर कमीशन लिखा था, यहां पर वो स्पेसिफिकली मैंने नहीं लिखा है। तो क्वेश्चन इज कमीशन मतलब क्या? तो यहां पर कमीशन इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ कमीशन। कमीशन कैन बी टर्नओवर कमीशन, कमीशन कैन बी फिक्स कमीशन, कमीशन कैन बी कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट, कमीशन कैन बी कमीशन ऑन परचेज। सारे कमीशन इसमें आएंगे। अगर तुमको सम याद हो ना, एचआरए का जब हमने एक सम सॉल्व किया था उसमें सिर्फ कमीशन दिया था तो हमने बच्चों उसे इग्नोर किया था, याद आ रहा है? इसमें ना एग्जाम में कोई भी कमीशन आने दो, सब ले लेना। राइट डाउन। नोट नंबर 6। Commission includes all types of commission. That is turnover commission, comma fixed commission, comma commission on net profit, and commission on purchase. Purchase. अभी भी बड़ा भक्कम का थियरी खत्म नहीं हुआ। काफी सारे कॉन्सेप्ट ग्रेच्युटी, पेंशन, लीव सैलरी से रिलेटेड है। देखो अभी मैंने एरियर्स ऑफ सैलरी इसलिए नोट लिखा दिया बिकॉज मैंने ऑलरेडी एरियर्स का मीनिंग सिखाया था, लेकिन अब तक मैंने आपको ग्रेच्युटी,
नहीं सिखाया, पेंशन, लीव, सैलरी, ये सब। तो उसका कोई कॉन्सेप्ट मैं यहां पर ऐड करना चाहता हूं तो अभी नहीं कर सकता मैं। तो तब तक जब तक मेरा बाकी का थियरी खत्म नहीं होता मैं बड़ा भक्कम कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो हम क्या करेंगे, एक साइड ब्लैंक छोड़ देंगे फॉर रिमेनिंग थियरी ऑफ बड़ा भक्कम। जितना किया है ना थियरी, इससे रिलेटेड एक सम सॉल्व करके देखते हैं, तो अपने को एग्जैक्टली exactly समझेगा कि हाउस अकोमोडेशन का टैक्सेबल अमाउंट निकालना कैसे। स्टार्ट करें सम। ये 2.5 घंटे के लेक्चर में क्या का ब्रेक, चल। क्वेश्चन नंबर 5। सो ये सम हम सॉल्व कर रहे हैं बाई ऑप्ट आउट मेथड। पहले सिर्फ मार्किंग करेंगे वेदर इनकम्स आर एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, और बाद में सोचेंगे बड़ा भक्कम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। बेसिक सैलरी बच्चों एग्जेम्प्ट या टैक्सेबल? टैक्सेबल। डियरनेस अलावेंस टैक्सेबल। टेलीफोन अलावेंस, कन्वेंस अलावेंस, amount spent is equal to amount exempt. Bonus received for tax year 22-23 taxable. Bonus declared for tax year 26-27 50,000 received, 50,000 taxable. Arrears of salary, advance salary, commission, mediclaim insurance premium paid by employer. Very good. Exempt perquisite. Life insurance premium paid by employer. It is taxable. Monetary perquisite का other वाला part. Now point number 12. Company provided him rent free house. Rent free house का मतलब being a employee हम rent पे, तो लास्ट में जो माइनस करना सिखाया था वो माइनस नहीं होगा क्योंकि हमने रेंट ही पे नहीं किया। फेयर रेंट 180 इन मुंबई अलोंग विथ फर्नीचर। कंपनी ने घर दिया अलोंग विथ फर्नीचर। तो सबसे पहला क्वेश्चन, बॉस का घर या भाड़े का घर? बॉस का घर या भाड़े का घर? बॉस का घर या भाड़े का घर? ये जो फेयर रेंट दिया है, फेयर रेंट मींस रेंट ऑफ सिमिलर प्रॉपर्टी। फेयर रेंट मींस रेंट ऑफ, दिस इंफॉर्मेशन शुड बी इग्नोर्ड। ये ऐसे ही तुमको कंफ्यूज करने को दिया है। तो कैसे पता चलेगा एग्जाम में ओन्ड है या हायर्ड? जब तक क्वेश्चन में रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर इज नॉट गिवन, इट इज ओन्ड प्रीमाइसेस। क्वेश्चन में रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर दिया है तो ही भाड़े का घर, वरना ओन्ड प्रीमाइसेस। तो सिंस इट इज ओन्ड, कितना परसेंट लो? 10% ऑफ सैलरी। एंड घर के साथ क्या मिला है? 10% डेप्री ऑन, hence WDV should be ignored. 10% डेप्री ऑन कॉस्ट, WDV should be ignored. तो ये तो पूरा डिटेल में इसका प्रेजेंटेशन करेंगे, पहले नॉर्मल प्रेजेंटेशन करते हैं। चलो स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी। स्टेटमेंट ऑफ income from salary. Opt out method. सबसे पहला
बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, पर मंथ कितना दिया बच्चों, इंटू 12, अमाउंट कितना 3,60,000। फिर बेसिक सैलरी के बाद whether in terms or not in terms both DAs are taxable, 10,000 per month into 12, 1,20,000। डियरनेस अलावेंस के बाद टेलीफोन अलावेंस, it is 1,000 per month into 12, 12,000। conveyance allowance, amount spent is equal to amount exempt। तो पहले received है 2,000 per month into 12, तो इनर कॉलम में 24, less exempt under section 11 schedule 3, amount spent is 9,000। So taxable amount is 15,000। Next, bonus received for tax year 22-23 30,000 and tax year 26-27 50,000। So total bonus received amount is 80,000। Next, arrears of salary taxable 15,000। Advance salary taxable 30,000। Commission taxable 12,000। नेक्स्ट था क्वेश्चन में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर इज अ exempt perquisite। And life insurance premium paid is a taxable perquisite। कंपनी से रहने के लिए क्या मिला है, हाउस अकोमोडेशन, इसका तो हम डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे वर्किंग में। वर्किंग नोट नंबर 1,
अभी टोटल नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में प्रोफेशन टैक्स है क्या? तो सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा बच्चों, कितना अमाउंट? फिर जो आएगा दैट इज योर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ये हमारा स्टेटमेंट तब तक इनकम्प्लीट है जब तक हमें हाउस अकोमोडेशन का टैक्सेबल अमाउंट पता नहीं चलता। मैं एग्जैक्टली कैलकुलेशन करने वाला हूं, बट पहले तुम एक बार रफली ट्राई करो। गिव मी टैक्सेबल अमाउंट फॉर हाउस अकोमोडेशन। प्रेजेंटेशन पार्ट मैं करने वाला हूं, तुम रफली ट्राई करो। चलो लेट्स सी बच्चों, अपने बड़ा बक्कम के कैलकुलेशन में, बड़ा बक्कम के कैलकुलेशन में बेसिक सैलरी आएगा क्या? बेसिक सैलरी विल कम। डीए सिर्फ इन टर्म्स पोर्शन आएगा। टेलीफोन अलावेंस आएगा। कन्वेंस, ये जो आउटर कॉलम में 15 ये आएगा। बोनस सिर्फ 50 आएगा। एरियर्स ऑफ सैलरी नहीं आएगा। एडवांस सैलरी नहीं आएगा। कमीशन आएगा। मेडिक्लेम तो एग्जेम्प्ट है। लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस क्यों नहीं आएगा? परक्विजिट है, वेरी गुड, ये नहीं आएगा। सो हम पहले बड़ा बक्कम का जब कैलकुलेशन करेंगे तो हियर सैलरी विल बी 5,33,000। इस 5,33,000 का कितना परसेंट लेंगे? 53,300 प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर 10% ऑन कॉस्ट, सो 9,000 वो ऐड कर देंगे। क्या हमने रेंट पे किया है? नहीं, रेंट पेड नील, सो टैक्सेबल अमाउंट विल बी 62,300। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइट डाउन वर्किंग नोट हाउस अकोमोडेशन। लेट्स सी मॉड्यूल का ये सम। अभी तक आपका मॉड्यूल आया नहीं है, बट एक साल पुराना मॉड्यूल का जो क्वेश्चन है हम वो प्रैक्टिस करते हैं। इलस्ट्रेशन 14 पहले आप ट्राई करो, फाइंड आउट टैक्सेबल अमाउंट, देन आई विल एक्सप्लेन। चलो लेट्स सी क्वेश्चन। मिस्टर सी is a finance manager in ABC Limited. The company has provided him with rent-free, unfurnished accommodation in Mumbai. Rent-free, unfurnished accommodation मतलब मुझे रेंट पे और फर्नीचर भी नहीं मिला है, मतलब सिर्फ क्या मिला है? घर। इन मुंबई ही गिव्स फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। बेसिक सैलरी दिया है, डियरनेस अलावेंस दिया है, बोनस दिया है। डियरनेस अलावेंस का 30% इन टर्म्स, तो मेरे बड़ा बक्कम में तीनों आता है, बट डियरनेस अलावेंस का सिर्फ इन टर्म्स वाला पार्ट आएगा। तो एक काम करो, कैलसी पे ऐड करो 8,500 प्लस 2,000 का 30% प्लस 1,500, 10,000 पर मंथ इज बड़ा बक्कम। 10,600 पर मंथ बड़ा बक्कम का अमाउंट। आगे दिया है, इवन दो कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1/4/26। डेट ऑफ अलॉटमेंट, डेट ऑफ अलॉटमेंट इग्नोर। ही ऑक्यूपाइड द सेम ओनली ऑन 1/11। तो नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, सिर्फ 5 महीना बेनिफिट मिला, तो इंटू 5 मंथ 53,000, उसका 10%, तो टैक्सेबल अमाउंट इज 5,300।
किसी को भी डाउट? टैक्सेबल अमाउंट 5300, डन। इसी इलस्ट्रेशन को कंटिन्यू इन्होंने किया 15 में। यूजिंग द डेटा गिवन इन प्रीवियस इलस्ट्रेशन, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ मिस्टर सी is required to pay rent of 1000 per month। तो पहले तो अपने को बेनिफिट कितना मिला था? 5300 माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय 5000। In this case, taxable amount will be 300. Next, illustration 16. Using the data given in illustration 14 का taxable amount मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, 5300 निकाला था ना। Compute the value of perquisite if ABC Limited has taken this accommodation on, ABC लिमिटेड का खुद का घर नहीं है, भाड़े का घर है। तो फॉर भाड़े वाला घर व्हाट इज द टैक्सेबल अमाउंट? रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर कंपेयर्ड विथ 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज। तो रेंट पेड का डिटेल दिया बच्चों 102025 पर मंथ। चलो 1025 इंटू 5, दिस 5125 विल बी कंपेयर्ड विथ 10% of salary, that is 5000, whichever is, कितना आ गया? अब आगे दिया and Mr. C is required to pay rent 1000 per month। तो इसमें से माइनस कितना? तो टैक्सेबल अमाउंट विल बी। तो पहला क्वेश्चन ऐसा बनाया जिसमें ओन्ड है, दूसरे क्वेश्चन में अपडेट किया कि हमने रेंट भरा, तीसरे क्वेश्चन में अपडेट किया कि कंपनी भी रेंट भर रही है। इसी क्वेश्चन में आगे इलस्ट्रेशन 17, पहले आप ट्राई करो। इलस्ट्रेशन 17, यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 14। तो इलस्ट्रेशन 14 में अपना टैक्सेबल अमाउंट कितना था? 5300। Compute the value of perquisite if ABC Limited has provided। तो इसमें जो भी टीवी का बेनिफिट है वो ऐड हो जाएगा। WDV 10 कॉस्ट 25 एंड 2 एयर कंडीशन, जो भी 2 एसी का बेनिफिट है वो भी ऐड हो जाएगा। द रेंट पेड बाय कंपनी फॉर एसी 400 पर मंथ ईच। एक एसी का रेंट है 400, ऐसे अपने को कितनी एसी मिली? एंड द टेलीविजन वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1 Jan 26। टीवी जैन से मिला, तो जैन फेब, तो उसका डिप्री सिर्फ 3 महीने का आएगा। व्हाट इज माई कॉस्ट ऑफ टीवी? 25,000 इंटू 10% इंटू 3/12 कितना? तो टीवी का 625 ऐड होगा। एसी कब दिया वो बताया ही नहीं है, तो हम अज्यूम करेंगे जिस दिन से घर दिया है उस दिन से एसी भी मिला है। सो 400 इंटू 2 इंटू 5, 4000 ऐड कर दो, 9925। आगे दिया है हाउएवर मिस्टर सी रिक्वायर्ड टू पे रेंट। मिस्टर सी कितना रेंट पे कर रहा है? तो 1000 इंटू 5, 5000 minus taxable amount will be 4925। Clear to everyone? कोई डाउट? इसी इलस्ट्रेशन में लास्ट क्वेश्चन, यूजिंग द डेटा गिवन इन इलस्ट्रेशन। अब 17 वाला क्वेश्चन जो भी आपने सॉल्व किया इसको बेस लेना है। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट इफ मिस्टर सी इज मतलब बाकी सारे डेटा फर्नीचर मिला, में फर्नीचर में क्या क्या मिला? एसी और टीवी। हम रेंट पे कर रहे कितना? 1000 पर मंथ, वो भी सेम है, लेकिन समझो एम्प्लॉइज गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड द लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस अकोमोडेशन वाज। तो
तो अपना प्रोविजन देखो, उसमें टैक्सेबल अमाउंट घर का कितना होगा, लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय दी, तो 705 3000, एसी और टीवी का तो वही लगेगा 4625, 4625 था ना, अरे टीवी और एसी का तो 4625 था ना, माइनस पहले इसका टोटल कितना है 81, माइनस हम कितना रेंट पे कर रहे हैं, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो ये अलग अलग छोटे छोटे पॉइंट कवर करके सब कुछ कवर कर लिया कि सिर्फ घर मिला तो क्या होगा, घर फर्नीचर के साथ मिला तो क्या होगा, भाड़े का घर होगा तो क्या, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो क्या, सारी प्रोबेबिलिटी कवर. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो वी हैव कंप्लीटेड हाउस अकोमोडेशन.